नमस्कार दोस्तों, आज हम बाल भास्कर के संस्करण से कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से किसकी कुल 4 भुजाएं होती हैं? यहाँ पर विकल्प आ है आयत, आ त्रिकोण, ई वृत्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आयत। आयत की 4 भुजाएं होती हैं। आयत में दो भुजाएं समांतर मतलब समान होती हैं। अगर एक ऊपर लंबाई और चौड़ाई समान होती है और चौड़ाई समान होती है। आयत में 4 भुजाएं होती है और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। और वृत्त सर्कल ऐसा होता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा वाला प्रश्न है, कौन सा जीव अपनी जीभ को अपने शरीर की लंबाई से दोगुना लंबा फैलाकर शिकार पकड़ सकता है? आ बिच्छू, आ गिरगिट, ई घोंघा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है गिरगिट। गिरगिट अपनी जीभ को फैलाकर अपने शरीर की लंबाई से दोगुना फैलाकर शिकार को पकड़ सकता है। अगला प्रश्न है, कौन से शहर में आपको बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा मिलेंगे? तो यहाँ पर विकल्प है आ पुणे, आ मुंबई, ई लखनऊ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लखनऊ। लखनऊ में आपको इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा मिलेंगे। चौथा वाला प्रश्न है, इनमें से किस नृत्य के नाम से किसी अन्य शास्त्रीय नृत्य का नाम शामिल है? आ ओडिसी, आ मणिपुरी, ई कथकली। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कथकली। कथकली नृत्य और कथकली शास्त्रीय नृत्य का नाम भी है। पांचवा वाला प्रश्न है, सनस्क्रीन लोशन हमारी त्वचा की रक्षा किन किरणों से करता है? यहाँ पर विकल्प है आ यूसी, आ यूवी और ई यूएम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है यूवी। यूवी अर्थात अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी रक्षा करता है। अल्ट्रावायलेट अर्थात पराबैंगनी किरणें सूर्य से निकलती है, तो जिससे हम सनस्क्रीन लोशन लगा लेते हैं तो उससे हमारी त्वचा की रक्षा करता है अल्ट्रावायलेट से सनस्क्रीन लोशन। और आपने ओजोन परत भी पढ़ा होगा, तो वह भी हमारी यह सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा ओजोन परत भी करती है। अगला प्रश्न है छठवां वाला, अंग्रेजी के एनजीओ शब्द में जी से इनमें से कौन सा शब्द होगा? आ गवर्नमेंटल, आ ग्लोबल, ई गवर्नेंस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गवर्नमेंटल। बात करें एनजीओ शब्द की, तो एनजीओ का पूरा नाम क्या होता है? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे? गैर सरकारी संगठन। सातवां वाला प्रश्न है, काजीरंगा और केवलादेव किसके नाम हैं? यहाँ पर विकल्प दिए हैं क्रिकेट स्टेडियम, आ पनडुब्बी, ई राष्ट्रीय उद्यान। तो काजीरंगा और केवलादेव यह राष्ट्रीय उद्यान है। आठवां वाला प्रश्न है, इनमें से किस जानवर को अस्तबल में रखा जाता है? आ शेर, आ घोड़े, ई बाघ। तो घोड़े को अस्तबल में रखा जाता है। अब हम अन्य जानकारी देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है?
चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग को यादगार बनाने के लिए भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। 23 अगस्त को भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश बना। इसके बाद अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बना और उसके दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इन ऐतिहासिक उपलब्धि का सम्मान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। साल 2025 यानी इस वर्ष दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। वर्ष 2024 में हमने पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया था। क्या है चंद्रयान 3? चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन करने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा भेजा गया तीसरा चंद्र मिशन है। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई 2023 को भारतीय समय के अनुसार दोपहर 2:35 बजे हुआ था। यान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास की सतह पर 23 अगस्त को भारतीय समय अनुसार 6:04 सफलतापूर्वक उतरा था। अब हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिमान, बहादुर और शूरवीर। मौर्य सम्राट बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनका पुत्र अशोक मगध की राजगद्दी पर बैठा। वह बचपन से ही बुद्धिमान और बहादुर था। उसमें अपने पितामह चंद्रगुप्त मौर्य जैसी शूरवीरता थी। उसके इन गुणों को देखते हुए पिता बिंदुसार ने अपने शासनकाल में ही उसे अवंती उज्जैनी का राज्यपाल बना दिया। उसी समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जिसे दबाने के लिए बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला भेजा। अशोक ने बड़ी चतुराई से उस विद्रोह को दबाया। ईसा पूर्व 273 में अशोक मगध का सम्राट बना। यहाँ पर कहीं कहीं पुस्तकों में मिल जाता है 269 ईसा पूर्व मिल जाता है। तो ईसा पूर्व में मगध का सम्राट बना। कलिंग वर्तमान में जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है, मौर्य साम्राज्य से स्वतंत्र हो गया था। अशोक ने कुएं, अस्पताल और सड़कें बनवाई, आखेट और बिहार यात्रा रोक दी और उनके स्थान पर धार्मिक यात्रा शुरू की। जीवों पर दया करते हुए उसने मांसाहार का भी त्याग दिया। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर चढ़ाई की। यह युद्ध बहुत भयानक हुआ, लाखों लोग मारे गए। अंततः अशोक इस राज्य को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाने में सफल रहा, परंतु कलिंग युद्ध नरसंहार ने अशोक के हृदय को परिवर्तित कर दिया। उसने युद्ध को हमेशा के लिए बंद कर देने की प्रतिज्ञा ली। उसने बौद्ध धर्म अपनाया और अपना शेष जीवन प्रजा के कल्याण में बिताने लगा। अशोक के शिलालेख। अशोक ने अपने आदेशों को पत्थरों पर खुदवाया, जिन्हें अशोक के शिलालेख कहा जाता है। ये शिलालेख राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। उसने देवनाम प्रिय की उपाधि भी धारण की। बौद्ध धर्म का प्रचार। बौद्ध धर्म का उपासक बनने के बाद उसने न सिर्फ भारत में अपितु विदेशों में भी बौद्ध धर्म का प्रचार किया। साथ ही अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा था। द्रोणाचार्य अवार्ड अर्थात द्रोणाचार्य पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेलों में उत्कृष्ट प्रशिक्षण यानी कोच को दिया जाता है। इस पुरस्कार का नाम गुरु द्रोण के नाम पर रखा गया है, जिन्हें द्रोणाचार्य या गुरु द्रोण के रूप में जाना जाता है। वे प्राचीन भारत के संस्कृत महाकाव्य महाभारत के एक पात्र रहे। कौन प्रदान करता है? यह पुरस्कार प्रतिभा, सेवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है।
पुरस्कार के चयन मंत्रालय द्वारा गठित समिति द्वारा किया जाता है और उन्हें 4 वर्षों की अवधि में लगातार उत्कृष्ट कार्य करने और खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए सम्मानित किया जाता है। किसी मेला गुरु द्रोणाचार्य पहला पुरस्कार। तो पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता भालचंद्र भास्कर भागवत हैं, जिन्हें कुश्ती में, और ओम प्रकाश भारद्वाज जिन्हें मुक्केबाजी में, और ओम नंबियार एथलेटिक्स थे जिन्हें 1985 में सम्मानित किया गया था। पुरस्कार कब स्थापित हुआ? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985 में स्थापित। यह पुरस्कार ओलंपिक खेलों, पैरालंपिक खेलों, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल खेलों, विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप के साथ साथ क्रिकेट, स्वदेशी खेलों और पैरा स्पोर्ट जैसे आयोजनों में शामिल खेलों को दिया जाता है। पुरस्कार में द्रोणाचार्य की एक कांस्य प्रतिमा, एक प्रमाण पत्र, औपचारिक पोशाक और 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार शामिल है। अब हम काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर के बारे में जानते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर को रामप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। इस मंदिर को 12वीं शताब्दी में काकतीय वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। यह अपनी अनूठी वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध है। साल 2021 में इसे यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया था। इस मंदिर में बड़ी संख्या में पिलर हैं, इसलिए इसे हजार स्तंभ मंदिर के नाम से भी जानते हैं। मंदिर के स्तंभ बहुत खास और खूबसूरत हैं। मंदिर के एक स्तंभ पर भगवान कृष्ण की मूर्ति है, जिसमें वे एक पेड़ पर बैठे हुए बांसुरी बजाते दिखाई देते हैं। अब हम मदर टेरेसा जी के बारे में जानते हैं, जिनका जन्म दिवस 26 अगस्त को मनाया जाता है। मदर टेरेसा कौन थी? तो मदर टेरेसा वैसे तो रोमन कैथोलिक नन थी, लेकिन उन्होंने 1948 में स्वेच्छा से भारतीय नागरिकता ले ली थी। 1950 में कोलकाता में उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की। 45 सालों तक गरीब, बीमार लोगों और अनाथ लोगों की मदद की। जन्म और मूल नाम। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। पिता निकोला बेयाजिउ और एक साधारण व्यवसायी और माता का नाम दिराना बेयाजिउ था। एक रोमन कैथोलिक संगठन की वे सक्रिय सदस्य थी और 12 वर्ष की अल्पायु में ही उनके हृदय में विराट करुणा का बीज अंकुरित हो उठा था। मदर टेरेसा का असली नाम आनियेजो गोंजा बेयाजिउ था। जब वे मात्र 8 वर्ष की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। उनका लालन पालन उनकी माता ने किया। 5 भाई बहनों में वे सबसे छोटी थी। जन सेवा का व्रत। मदर टेरेसा जब भारत आई तो उन्होंने यहाँ बेसहारा और दिव्यांग बच्चों, असहाय रोगियों की दयनीय स्थिति को देखा और फिर वे यहाँ पर रुक गईं और जनसेवा का व्रत ले लिया, जिसका उन्होंने आजीवन पालन किया। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर टेरेसा को संत की उपाधि से विभूषित किया। पुरस्कार और सम्मान। मदर टेरेसा को उनकी सेवाओं के लिए विविध पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया है। 1931 में पोप जॉन 23वें का शांति पुरस्कार और धर्म की प्रगति के लिए टेम्पलेटन फाउंडेशन पुरस्कार प्रदान किया गया। 1962 में उन्हें पद्मश्री की उपाधि प्राप्त हुई। तो दोस्तों, यह बाल भास्कर 22 अगस्त 2025 के संस्करण से चयनित वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी थी।
आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।